हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार बोर्ड रैंकर्स। तो अभी हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सेकेंड चैप्टर है सिविक्स का और थोड़ा लंबा भी है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। जो भारत की जो संघीय व्यवस्था था उसमें क्या क्या प्रावधान है, भारत की संघीय व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसका रूपरेखा क्या है। हमारे यहाँ दोहरी सरकार है, हमारे यहाँ किसी राज्य को विशेष अधिकार मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। तो जैसे कि हमने भारत की जो संघीय व्यवस्था है तो उसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट जो है उसकी विशेषता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि दोहरी सरकार है, हमारे यहाँ दोहरी सरकार है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें कौन सरकार है, तो दोहरी सरकार है। और इसके अलावे जो है हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है। और ये शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया गया है, तो शक्तियों का बंटवारा जो है वो संविधान के द्वारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा किया गया है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे यहाँ जो शक्तियों का बंटवारा है, तीसरा पॉइंट नहीं, इसी का एक छोटा सा पॉइंट था, वो था ए नंबर पढ़े थे हम लोगों ने, बी नंबर और सी नंबर। तो ए में पढ़े थे हम लोग संघ सूची। ए में क्या था, संघ सूची। जैसे परमाणु ऊर्जा, जैसे सुरक्षा, ये सब किस में आ रहा था, तो संघ सूची। वैसी सूची जिसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास होगा। संघ यानी केंद्र, अगर जो जिस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा, संघ के पास होगा, उसे कहते हैं संघ सूची। उसे क्या कहते हैं, संघ सूची। दूसरा हो गया राज्य सूची। दूसरा क्या हो गया, राज्य सूची। तो वैसी सूची है ये जिसमें कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार होगा वो राज्य के पास होगा। सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा, राज्य के पास। जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसमें, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस व्यवस्था हो गया, या जेल हो गया, या ये सारी सूची जो है हमारे वो राज्य के अंतर्गत आती है, जिसे हम लोगों ने चार्ट के रूप में देखा था। और अभी वापस हम लोग एक बार देख लेंगे राज्य सूची। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची ऐसी सूची को बोलते हैं जिसमें संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य दोनों मिल करके जिस सूची में, यानी कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें कि दोनों संघ और राज्य दोनों मिल करके नियम बना सकते हैं, तो इसे बोलते हैं समवर्ती सूची। इसे क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हो गया। और संघ में कितने विषय हैं, तो टोटल इसमें 100 विषय हैं। और राज्य में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। समवर्ती में कितने विषय हैं, तो इसमें 52 विषय हैं। और इसके अलावे जो बचा रह गया, जो बचा खुचा रह गया, वो है अवशिष्ट। अवशिष्ट विषय। तो अवशिष्ट विषय में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को है। सिर्फ और सिर्फ किसको है, केंद्र को। जैसे साइबर हो गया, अगर ये साइबर हो गया, या तो इसके अलावे ड्रोन हो गया, एआई हो गया, इन सारे फील्ड में कानून कौन बना सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र बना सकता है। इन सारे फील्ड में कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र बना सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा हुआ था। और इसके अलावे अगर बात करें, कुछ राज्यों को हमारे यहाँ विशेष अधिकार मिला हुआ है, तो उस पॉइंट्स को भी हम लोगों ने भली भांति देखा हुआ था। ठीक है, अब उसके अलावे अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसके आगे, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय, ये सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हम लोगों का ये कंप्लीट हो चुका था। तो जैसे कि देख सकते हैं, संघ सूची हो गया, हमारे रक्षा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, विदेश मामला हो गया, उपग्रह हो गया, मुद्रा एवं बैंक हो गई, नागरिकता हो गया, समुद्री यातायात, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतरिक्ष, ये 100 टोटल विषय हैं वो संघ सूची में आएगी। उसके बाद राज्य सूची में क्या क्या आएंगे, तो इसमें पुलिस, कृषि, स्थानीय सरकार, लोक स्वास्थ्य, भूमि एवं भूमि राजस्व, बाजार एवं मेले, जल आपूर्ति, राज्य परिवहन, मत्स्य पालन, ये सारे के सारे जो 61 विषय हैं वो राज्य सूची में आती है। और तीसरा, अगर हम तीसरा देखें तो इसी में तीसरा जो है वो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में क्या आएगा, शिक्षा, विवाह एवं तलाक, वन, श्रम कल्याण, दंड प्रक्रिया, बिजली, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, प्रेस एवं समाचार पत्र, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण, ये सारे के सारे जितने भी विषय हैं वो सब के सब समवर्ती सूची में आएगी। और वो संघ और राज्य मिल करके इसमें कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, दोनों मिल करके। लेकिन अगर संघ इस विषय में अगर कानून बनाती है, केंद्र अगर कानून बना देती है और राज्य भी कानून बनाती है, और अगर टकराव होगा दोनों में, तो कौन जीत जाएगा, तो संघ जीत जाएगा। संघ का कानून लागू होगा, राज्य का लागू नहीं होगा।
उसमें भी एक थोड़ा सा है कि अगर प्रेसिडेंट के द्वारा सहमति मिल गया राज्य का कानून को समवर्ती सूची वाले में, तो फिर केंद्र कुछ नहीं कर सकता, फिर राज्य की वो जो कानून है समवर्ती सूची वाला वो चलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अवशिष्ट विषय हैं, जैसे इंटरनेट, जीन प्रौद्योगिकी, क्रिप्टो करेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, साइबर सुरक्षा, ये सारे जो विषय हैं जिसे संविधान निर्माताओं ने उस समय किसी कैटेगरी में नहीं रखा था, क्योंकि ये उस समय था ही नहीं। तो अब ये सारे के सारे जो नई नई चीज़ें की जो खोज हो रही है, वो सब के सब जो है अब वो अवशिष्ट विषय में डाल दिया गया है, जिसपे अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र का है, जिसपे अधिकार किसका है? केंद्र का है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, तो स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका भी देख चुके थे, कठोर संविधान देख चुके थे हम लोग, उसके अलावा वित्तीय अधिकार देख लिए थे। अब जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन। देखिए, आपके पास कितना भी तगड़ा प्लान हो, आपने प्लान बना लिया पूरा का पूरा कि मुझे कल से ये करना है, मुझे क्लास 10th में मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, स्टेट टॉप करना है, मुझे कुछ ना कुछ रैंक चाहिए, तो आपने सारे प्लानिंग कर लिया आपने। बट अगर आप इसे अप्लाई नहीं करते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में उसे यूज ही नहीं करते हैं, तो वो सारे प्लान ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे। आपने अगर प्लानिंग कर ली है, आपने कोई प्लानिंग बनाई है, आपने कोई भी योजना बना लिया, और आप अगर उस योजना को लागू ही नहीं करते हैं, अगर आप उस योजना को लागू ही नहीं करते, तो फिर उस प्लान का और उस प्लानिंग का या उस योजना का आपके कोई काम का नहीं है। आपने प्लान बनाया कि मुझे 450 प्लस करना है, या तो अगले 6 महीने में मुझे सारे अपने बैकलॉग क्लियर करने हैं, जितने भी मेरे बैकलॉग छूट गया है वो क्लियर करना है, और अपने सारे प्लानिंग बना लिए, पूरे तगड़े प्लान बना लिए कि अगले 6 महीने में मुझे क्या करना है, 450 प्लस हिट करना है, 470 लाना है, जिसका जैसा भी टारगेट होगा। आपने सारी प्लानिंग बना ली, सब कुछ कर लिया, बट जब लागू करने के बाद आया तो आपने लागू ही नहीं किया इसे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता, उस प्लान का, उस योजना का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से अगर किसी देश में संघीय व्यवस्था बन गया है, वो संघीय व्यवस्था के ढांचे में आ गया है, तो उसका कार्यान्वयन को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूशन। कार्यान्वयन को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूशन। उसका एग्जीक्यूशन इतना ही इंपॉर्टेंट है। बिना इसे एग्जीक्यूट किए, बिना इसे कार्यान्वित किए, मतलब कि संघीय व्यवस्था को कार्यान्वयन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा संघीय शासन व्यवस्था जो है वो मजबूत होगा, सफल होगा, वरना सफल ही नहीं होगा। तो संघीय शासन व्यवस्था सफल इस तब सिर्फ नहीं होता है जब हमारे पास लिखित संविधान आ गया। हमारे पास अगर लिखित संविधान आ गया, उसमें कुछ नियम, कायदे, कानून लिख दिए गए, तो ये गारंटी नहीं देता है कि वो हमारा जो संघवाद होगा, हमारा जो संघीय व्यवस्था होगा, वो सफल होगा। नहीं, केवल लिखित संविधान के प्रावधान और लिखित संविधान गारंटी नहीं देता है कि संघीय व्यवस्था हमारा एकदम पूरा सफल रहेगा, पूरा हिट करेगा, एकदम पूरा वर्ल्ड में एकदम इसका फेम बनेगा। नहीं, वैसा नहीं होगा। उसके साथ साथ जो है, अगर संघीय शासन व्यवस्था को कार्यान्वयन या तो उसे अप्लाई करना, उसे लागू करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? राज्यों के बीच विश्वास होना चाहिए। जो हमारे यहाँ 28 राज्य है, उसके बीच में हमारा एक विश्वास होना चाहिए बना हुआ, आपस में वो लोग सहयोग करें। जैसे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सारे राज्य अगर आपस में कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो फिर कोई फायदे की नहीं है वो बात कि हमारा जो आपसी सहयोग नहीं बनेगा, हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान ही नहीं रहेगा, हमारा एक दूसरे के प्रति संयम नहीं रहेगा। जैसे हमारे बिहारी लोगों के साथ क्या होता है, हमारे जो बिहारी भाई हैं, वो लोग जब महाराष्ट्र में रहते हैं, तो उनके साथ मतलब डेली लाइफ में जो घटनाएं होती थी बोलचाल के आधार पे कि तुम बिहारी हो, तुम्हें मराठी बोलनी पड़ेगी, तो ये सब क्या है? ये सब संयम नहीं बरत रहे थे वो लोग धैर्य नहीं था उनके अंदर कि अगर बिहारी भाषा को भी टॉलरेट करना चाहिए, ये बिहार है मतलब भारत में ही है, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं थी। तो संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि एक राज्य जो है एक दूसरे पे विश्वास किस तरह से करता है, सहयोग कैसे करता है, संयम कैसे बरतता है, या एक दूसरे का सम्मान कैसे करता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने छोड़ दिया, अब हम लोग इसे देखते हैं। संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन राजनीतिक, सांस्कृतिक विचारधारा एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था को कैसे लागू करना है, उसका जो एप्लीकेशन है, उसको जो लागू करने का जो तरीका है, वो निर्भर करता है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का विचारधारा कैसा था। वो पूंजीवादी को मानते हैं या वो निजीवाद को मानते हैं, या वो समाजवाद को मानते हैं, किसको मानते हैं, वो क्या उनका विचारधारा। जैसे अमेरिका, वो पूंजीवादी व्यवस्था का वो एकदम क्या बोलते हैं, कट्टर सपोर्टर है कि पूंजीवादी व्यवस्था होना चाहिए ऐसा। लेकिन भारत में ना तो पूंजीवाद को सपोर्ट किया जाता है, ना निजीवाद को, बीच बीच में हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले लोग हैं। तो हमारे यहाँ की विचारधारा अलग है, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है। हमारी संस्कृति जो पश्चिमी जो सभ्यता है उससे बिल्कुल अलग है, उनका रहना सहना, उनका खान पान बिल्कुल हम लोगों से अलग है ना। तो जैसे हम लोगों के बिहार में हम लोग का खान पान बिल्कुल ही अलग है। वो लोग हमेशा सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर वाले सब रहते हैं, अमेरिका वाले। लेकिन हम लोग अगर देखा जाए बिहार में, तो लिट्टी चोखा,
चावल दाल ना मिले तो लगेगा कि दीन ही अधूरा है। तो उस तरह से हमारा जो राजनीतिक जो व्यवस्था हमारे यहाँ अलग है, सांस्कृतिक अलग है, विचारधारा अलग है, और जो ऐतिहासिक परिस्थिति रहा, हम लोग को आज़ादी मिला 1947 में, वहीं जो अमेरिका है उसको आज़ादी मिल गया था 1776 में ही। तो वो लोग का जो इतिहास रहा है आज़ाद होने का, अंग्रेज़ों से लड़ने का, वो बिल्कुल हम लोगों से अलग है। तो उसके जो ऐतिहासिक परिदृश्य थे, परिस्थिति थी, बिल्कुल ही अलग थी। तो उसका जो संघीय शासन व्यवस्था का जो एप्लीकेशन होगा वो अलग तरीके से होगा, हमारा बिल्कुल अलग तरीके से होगा। तो सिर्फ लिखित संविधान ये गारंटी नहीं देता है कि संघीय व्यवस्था जो है वो सफल रहेगा। उसके लिए और भी जो चीज़ें ज़रूरी है कि उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, संस्कृति क्या थी, विचारधारा वाली कैसी थी, और उसका ऐतिहासिक परिस्थिति कैसा था। उसके साथ साथ राज्यों के बीच विश्वास, सहयोग और सम्मान है या नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स मिल करके डिसाइड करता है कि संघीय शासन व्यवस्था को कैसे कार्यान्वयन किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सत्ता में असमान भागीदारी के परिणाम। जैसा कि आप लोगों ने देखा, श्रीलंका का बेस्ट एग्जाम्पल श्रीलंका, वहाँ पे क्या था कि सिंगली जो समुदाय वाले लोग थे, वो लोग जो दूसरे समुदाय के लोग थे, जो अल्पसंख्यक थे, उस पर बिल्कुल दबाव बनाए हुए थे कि हमारे बच्चे ज़्यादा एडमिशन होगा कॉलेजों में, हमारे बच्चों का ज़्यादा नौकरियों में जाएंगे वो लोग। सिंगली वाले लोगों का दबदबा था। बाकी जितनी भी जो अल्पसंख्यक थी, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, वो सॉरी बौद्ध तो नहीं, जो ईसाई वाले हो या तो जो इंडियन जो तमिल थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो श्रीलंका में अंत में क्या हुआ था, गृह युद्ध। ये जो असंतोष का धीरे धीरे अलग अलग समुदायों के बीच एक असंतोष का भाव पैदा हुआ। धीरे धीरे अलग अलग जो समूह थे उसके बीच एक विरोध का वातावरण पैदा होने लग गया, असंतोष का भाव पैदा होने लग गया, और श्रीलंका लास्ट में श्रीलंका में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया, मारकाट होना स्टार्ट हो गया। तो अंत में जब सत्ता में जब हिस्सेदारी बराबर मिल गया, सबको साझेदारी बराबर मिल गया, तो जाकर के फिर श्रीलंका थोड़ा स्थिर हो गया, है ना। तो सत्ता में जो साझेदारी है, सत्ता में जो हिस्सेदारी है, वो अगर असमान रहता है, असमान मतलब क्या, अ प्लस समान, अ प्लस समान मतलब एक समान ना होना, सत्ता में साझेदारी एक समान ना होना। जो बहुसंख्यक है उसे बहुत ज़्यादा अधिकार दे देना, अल्पसंख्यक है उसे बहुत कम अधिकार देना। अगर वैसा है तो वहाँ पे विरोध होगा, असंतोष की भावना बढ़ेगी, विरोध होगा, अलगाववाद का भाव बढ़ेगा। मान लेते हैं कि बिहार राज्य है, इसे अगर ऐसा कह दिया जाए कि नहीं बिहार राज्य तो पिछड़ा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। जो भारत सरकार जो है वो सिर्फ ध्यान दे जो साउथ वाले राज्य हैं, जो एकदम केरल हो गया और जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे कर्नाटका हो गया, ये सारे बोले कि नहीं ये सारे राज्य बहुत आगे जाएंगे, इसलिए सब और सपोर्ट करेंगे, है ना। नहीं तो फिर घर का एग्जाम्पल लीजिए आपकी, अगर कोई बच्चा है वो थोड़ा सा कमज़ोर है मानसिक रूप से या पढ़ने में थोड़ा सा कम है, तो अगर ऐसा कहा जाए कि नहीं वो तो पढ़ने में ही कम है, उसे पे ध्यान ही ना दिया जाए, उस पर ना खर्चा किया जाए, ना उसको पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाना है, तो वो तो और ही पीछे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, असमानता नहीं होना चाहिए, वहाँ पे समानता होना चाहिए। जो तेज है उसके लिए थोड़ा सा ठीक है करेंगे काम, लेकिन जो पीछे है उसके लिए थोड़ा और करेंगे ताकि वो और आगे जाए, है ना, वो उसकी बराबरी कर सके जो तेज वाले हैं। तो इसी तरह से राज्यों में अगर बिहार राज्य को बोला जाए कि नहीं ये तो पिछड़ा है ही, इसे ज़्यादा पैसे दे करके या ज़्यादा आगे बढ़ा करके कोई फ़ायदा नहीं, बढ़ने वाला नहीं है, तो ऐसे तुम में क्या होगा, असमान होगा, असमानता वाली भाव जगेगी बिहारियों में, बाकी क्या बोलते हैं राज्यों की अपेक्षा। और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम हो गया, आसाम हो गया। अगर इन लोग को बोल दिया जाए ये लोग तो एकदम उत्तर पूर्व में है ना, नॉर्थ ईस्ट में चाइनीज जैसा दिखता है, उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाए, उन लोगों पे पैसा ना खर्च किया जाए, सड़कें ना बनाई जाए, बिजली ना बनाई जाए, तो उन लोगों में अलगाववाद का भावना पैदा हो जाएगा कि उन लोग को क्या कहेगा कि हम लोग एक अलग देश बनाएंगे, भारत में तो नहीं रहना हम लोगों को, तो अलग देश बनाने की सोचेंगे वो लोग। तो इसीलिए जो है उनमें अलगाववाद की भावना उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। जब सत्ता में असमान भागीदारी रहेगी, सत्ता में जब बराबर का हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, तो उन लोगों में अलगाववाद का भावना पैदा होगा, विरोध पैदा होगा, असंतोष पैदा होगा, है ना। उसके अलावे हिंसा एवं संघर्ष की स्थिति बन सकती है, जैसा कि आपने देखा है हिंसा एवं संघर्ष की स्थिति, बेल्जियम की कहानी आप लोगों ने देखा है, श्रीलंका की कहानी आप लोगों ने देखा है। तो वहाँ पे जब तक सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली थी, तब तक वहाँ पे क्या था, एक संघर्ष हो रहा था दो समुदायों के बीच, दो भाषाई समुदाय के बीच, दो अलग अलग जो है धार्मिक समुदायों के बीच। वहाँ पे क्या था, एक संघर्ष की स्थिति बना हुआ था, हिंसा की स्थिति बना हुआ था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर सबको एक साथ रहना है, अगर संघवाद को मजबूत करना है, सफल बनाना है, संघीय शासन व्यवस्था को सफल बनाना है, तो सत्ता में हिस्सेदारी बराबर करना होगा, असमान नहीं रखना होगा। सत्ता में हिस्सेदारी असमान नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि बराबर करना पड़ेगा। अगला है गंभीर स्थिति में गृह युद्ध एवं देश का विघटन हो सकता है। विघटन मतलब क्या, विघटन मतलब होता है टूटना। जैसा आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं विघटन, एक होता है संयोजी अभिक्रिया, एक विघटन अभिक्रिया। उस
जब मतलब एक जो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हीट करते हैं तो कैसे टूटता है ये, कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस CO2 में टूट जाता है, इसमें टूटता है। तो ये हो गया विघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो गया, विघटन। एक बड़ी सी इकाई थी, ये दो छोटी छोटी इकाइयों में टूट गया। उसी तरह से एक बड़ा देश छोटे छोटे देश में टूट सकता है, एक बड़ा देश छोटे छोटे देशों में टूट सकता है। कारण क्या है इसका, कारण यह है अगर सत्ता में असमान भागीदारी हो तो, अगर सत्ता में साझेदारी ना मिले तो वो अलग अलग टुकड़े में टूट सकती है और देश गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। देश के अंदर जो है वो गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी और वो देश का आर्थिक स्थिति हो, देश का जो राजनीतिक स्थिति हो, वो सब तहस नहस हो जाएगी वहाँ पे। जैसे गृह युद्ध आएगा तो लोग और पीछे चले जाएंगे, जो डेवलपमेंट के मामले में, जो विकास के मामले में है, लोग और भी पीछे चले जाएंगे। तो हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हमारा जो संघवाद हो मजबूत रहे, सफल रहे और उससे गृह युद्ध की स्थिति ना बने, संघर्ष ना हो, लोग अच्छे से खुशहाल रहे और फिर हमारा देश समृद्ध हो। तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी संदर्भ में, इसी सिलसिले में हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, 3 एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे सोवियत संघ का, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे नाइजीरिया का, है ना, हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे वेस्ट इंडीज़ का। तो इन तीनों एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि संघवाद में ऐसा, वो लोग सारे के सारे संघवाद ही थे, संघीय शासन व्यवस्था को फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी वो लोग टिके क्यों नहीं। संघीय जो सोवियत संघ था उसका विघटन कैसे हो गया, टूट कैसे गया। इतना तो अच्छा था पहले, है ना, 15-15 राज्य को अपने साथ लेकर के और वो 15 बड़े बड़े देशों को या बड़े और छोटे देशों को एक साथ लेकर के एक पूरा का पूरा संघ बनाया हुआ था जिसका नाम था सोवियत संघ। और उसे नहीं लंबे दिन तक नहीं चला पाया, क्यों, आखिरकार क्या कारण था। उसी तरह हम लोग नाइजीरिया का पढ़ेंगे, वेस्ट इंडीज़ का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोवियत संघ का। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सोवियत संघ का। सोवियत संघ अगर बोले तो उसमें सबसे बड़ा जो विशाल देश अभी जो बचा हम लोग का वो है रसिया। सबसे बड़ा जो विशाल देश विघटन होने के बाद जो सबसे बड़ा विशाल देश और हर तरीके में आगे, पैसे के मामले में या कह लें हथियार के मामले में, हर तरीके में जो अभी टेक्नोलॉजी के मामले में जो आगे है वो है रसिया। ये एक सोवियत संघ का लीडर हुआ करता था, ठीक है ना, सोवियत संघ का जो है वो लीडर हुआ करता था। आप लोगों ने सब कोई पढ़ा होगा 1917 का रूसी क्रांति, है ना। 1917 में एक रूसी क्रांति हुआ था जिसमें कि जब रूसी क्रांति हुआ ना तो वहाँ जो रूस था वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा तरक्की करने लग गया है, डेवलपमेंट के मामले में आगे जाने लग गया है। तो अगल बगल के जितने भी देश थे वो भी देखे कि रूस ऐसा क्या किया, उसका जो आर्थिक व्यवस्था का जो मॉडल है वो क्या है आखिरकार जिससे कि रूस आगे बढ़ रहा है। तो अगल बगल के जितने भी राज्य थे या देश थे वो सब रूस के साथ आने के लिए तैयार हो गए कि हम लोग एक साथ आएंगे, हम लोग एक साथ अपनी आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग एक साथ अपनी राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो इन लोगों ने एक संघ बनाने की फैसला किया। तो इस तरह से सोवियत संघ, है ना, USSR की स्थापना 1922 में। देखिए 1917 में रूसी क्रांति होती है। 1917 में कौन सी क्रांति होती है, रूसी क्रांति। 1917 में रूसी क्रांति के बाद वहाँ पे एक चेंज आया, बदलाव आया। आर्थिक रूप से लोग ना वहाँ पे मजबूत होने लग गए, रूस के लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ने लग गए। वहाँ के जो नेता थे वो आर्थिक रूप से तरक्की की राह पे देश को ले जाने लगे। तो बाकी जो अगल बगल के देश थे, 14 देश, रूस के अलावा अगल बगल के जो 14 देश थे उनका नजर पड़ा रूस पे कि आखिरकार रूस वाले ने क्या किया जिससे कि रूस आगे बढ़ रहा है। तो बोला ठीक है, जो रूस ने किया है वही हम लोग भी करेंगे। तो उसके अलावे वो 14 देश रूस के साथ एक साथ आने का फैसला लिया कि हम लोग रूस के साथ मिल करके एक संघ बनाएंगे। उस संघ का नाम होगा सोवियत संघ, ठीक है। और उसकी स्थापना कब की गई, 1922 ईस्वी में। उसकी स्थापना कब की गई थी, 1922 ईस्वी में स्थापना की गई थी। उसके अंतर्गत 15 गण राज्य थे। उसके अंतर्गत कितने गण राज्य थे, 15, यानी कि 14 थे अलग, 14 जो देश थे वो अलग देश थे और उसमें से एक जो देश थे वो थे रूस। एक जो देश था वो रूस था, एक देश था रूस और 14 अलग देश थे। ये 14 देश और एक देश, ये 14 देश और एक देश यानी कि टोटल 15 देश, ये मिल करके इसको बोलते हैं गण राज्य। गण मतलब लोग और राज्य, लोगों का राज्य। जहाँ पे चुनाव होता है ना उसको बोलते हैं गण राज्य, रिपब्लिक। गण राज्य को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं इंडिया में, इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। हम लोग मनाते हैं ना रिपब्लिक डे 26 जनवरी। तो रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है, बोलते हैं ना गणतंत्रता दिवस। गणतंत्रता, गण मतलब लोग, तंत्रता मतलब लोगों का शासन वाला दिवस, है ना। तो गण राज्य,
ऐसा राज्य जो देश के द्वारा लोगों के द्वारा चलाया जा रहा हो, गणराज्य। तो 14 अलग गणराज्य थे, अलग देश थे, और एक देश था रूस, मिल करके 15 देश हो गया। और सोवियत संघ का निर्माण किया जो 1922 ईस्वी में हुआ। सोवियत संघ का निर्माण कब हुआ? 1922 ईस्वी में सोवियत संघ का निर्माण हो गया। सोवियत संघ यूएसएसआर का आधिकारिक रूप से विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। देखिए, स्थापना कब हुआ? 1922 को। इसका स्थापना कब हुआ? स्थापना अगर बोला जाए तो हुआ 1922 को। विघटन यानी कि सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गया। 14 राज्य इसके साथ आए थे, रूस के साथ, और सोवियत संघ का निर्माण किया, सोवियत संघ का निर्माण किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण रहा जिस कारण से सोवियत संघ अपने अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में वापस टूट के बिखर गया, है ना? और वो बिखरा कब, वो टूटा कब? उसका विघटन यानी टूट जाना। विघटन का मतलब होता है टूट जाना। एक बड़ी इकाई थी, सोवियत संघ एक बहुत बड़ा था, संघ था उस समय। सोवियत संघ और एक थे अमेरिका, दो ही महाशक्ति थी पूरे देश, पूरा विश्व में दो ही महाशक्ति था, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। तो दोनों ही ने किस तरीके से, मतलब कोल्ड वार चला, उसको बोलते हैं शीत युद्ध बोलते हैं, ठीक है ना? तो शीत युद्ध दोनों एक दूसरे के बीच हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, क्यूबा क्राइसिस हुआ, बहुत सारी चीज़ हुआ। और उसके बाद 25 दिसंबर 1991 को फाइनली जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि सोवियत संघ टूट गया, रूस अलग हो गया, बाकी देश अलग हो गए। जैसे आप अभी सुने होंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध। आपको पता होना चाहिए कि 1991 से पहले यूक्रेन था वो सोवियत संघ के हिस्सा थे, जिसमें कि रूस भी था, है ना, और यूक्रेन भी था। लेकिन अब जब वहाँ से वो अलग हुए और अभी वही रूस यूक्रेन पे हमला कर दिया है और अभी तक युद्ध चल रहा है ना? तो अब देखते हैं कि इसके कारण क्या रहे। आखिरकार जो है उसके बहुत सारे कारण थे। आर्थिक और सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा था, वहाँ का जो अर्थव्यवस्था था वो एकदम थोड़ा डगमगा सा गया था, है ना? तो ये सारा कारण रहा सोवियत संघ का विघटन का। तो हम लोग देखते हैं सोवियत, देखिए ये है सोवियत संघ हमारा, है ना? विघटन से पहले जब बना ना सोवियत संघ तो इतना बड़ा सा था। वैसे रूस अभी भी बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख सकते हैं विघटन के बाद ये सारे देश अपना अलग हो गए, है ना, और ये रूस अलग हो गया, ठीक है? तो ये है सोवियत संघ। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है इतना बड़ा था सोवियत संघ उस समय, पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा ही बड़ा था सोवियत संघ उस समय जो रहा है वो। सोवियत संघ इतना बड़ा था, मतलब कि ये एक विश्व शक्ति थी। अमेरिका के खिलाफ अगर कोई था, अमेरिका को कोई टक्कर दे सकता था, वो था सोवियत संघ, है ना? जो शीत युद्ध का समय था, सोवियत संघ ही एक अकेला संघ था पूरे विश्व में जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था। उसके अलावे और कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। तो अब जब टूट गया 1990 का दशक, 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, है ना, 25 दिसंबर 1991 में, तो कितने सारे देश अलग हो गए। आप देख सकते हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, है ना, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये 5 सेंट्रल एशियाई देश आप लोग पढ़ेंगे स्तान करके, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे देश जो हैं वो सेंट्रल एशियाई देश बोलते हैं इसको, है ना? एशिया के मध्य में है तो सेंट्रल एशिया वाले देश हैं। तो ये सारे 5 देश इधर अलग हो गए। तो सारे 14 के 14 जो जितने भी देश थे वो सब अलग हो गए और रूस इधर अपना अलग हो गया। रूस अलग हो गया, बाकी 14 देश अलग हो गए। विघटन हो गया, है ना? देखिए सोवियत संघ के विघटन के बाद का राजनीतिक मानचित्र। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, जब टूट गया सोवियत संघ 1991 में, तो ऐसा कुछ दिखा वो। और सोवियत संघ जब बना था 1980 से पहले या उसके दशक में, तो ये इसका मानचित्र है, ये पहले का और विघटन के बाद का। आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से टूट गया, सारे देश में बट गया है और इसमें सब एक था। तो ये था सोवियत संघ। अब हम लोग देखेंगे इसका कारण देखेंगे विघटन के प्रमुख कारण क्या थे। ऐसा क्या कारण था कि सोवियत संघ आपस में एकजुटता बना के नहीं रख पाया? आखिरकार ऐसा क्या कारण था जिससे सोवियत संघ टूट गई, पूरी तरह से बिखर गई? तो इसमें जो प्रमुख कारण थे वो था शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण। देखिए केंद्रीकरण वर्ड को तोड़ते हैं। केंद्रीकरण मतलब क्या? जैसे आप लोग सर्कल पढ़े होंगे, सर्कल में क्या होता है? एक केंद्र होता है। अगर बाहर में है कोई चीज़, यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, और उसको अगर अंदर की तरफ खींचने लग जाए, ये जो केंद्र में है, जो बैठा हुआ आदमी है, उस सबको अपनी तरफ खींचने लग जाए, इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। करण मतलब होता है प्रक्रिया। करण मतलब क्या हो गया? प्रक्रिया। केंद्र की तरफ खींचने की प्रक्रिया। अगर एक सर्कल है, वृत्त है, उसके अंदर केंद्र है, और ये अगर बाहर वाले को सबको अपनी तरफ खींचने लग जाए, तो केंद्र की तरफ खींच रहा है ना, इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब केंद्र की तरफ उसको खींच रहा है, जमा कर रहा है केंद्र की तरफ सबको, जो बाउंड्री पे है, उसके वृत्त की जो परिधि पे है, उस सबको खींच रहा है अंदर में।
तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। करण मतलब प्रक्रिया, केंद्र की तरफ लाने की प्रक्रिया, केंद्र की तरफ जमा करने की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। तो अत्यधिक केंद्रीकरण कर लिया था जो रूस वाले थे ना, क्योंकि सबसे बड़ा लीडर कौन था उस समय वहां का? रूस था। सोवियत संघ का सबसे बड़ा लीडर था रूस। अब बाय द वे आपको पता होना चाहिए, रूस जो है हमारा वो सदाबहार दोस्त है। अमेरिका की तरह नहीं कि कभी भी चेंज हो जाता है या कुछ भी उसका मन किया कर दिया, टैरिफ लगा दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। तो रूस हम लोगों के लिए अच्छा है ना। अब देखिए, शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण, बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण हो गया शक्तियों का, बहुत ही ज़्यादा। कौन से शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया? देखिए, इन लोगों का था एक संघ, सोवियत संघ। इन लोगों का एक संघ बना हुआ था तो सोवियत संघ, बहुत बढ़िया, लेकिन शक्तियों का जो केंद्रीकरण था, शक्तियों का जो केंद्रीकरण था वो था रूस के हाथ में। मतलब मैक्सिमम शक्ति लेकर के कौन बैठा था? मैक्सिमम जो शक्ति लेकर के बैठा था वो एक देश था रूस। सबसे ज़्यादा शक्ति इसी के पास था, रूस के पास। तो बाकी जो छोटी छोटी इकाइयाँ थी जो जुड़े थे रूस से, ताकि उनका आर्थिक रूप से उनका विकास हो सके, राजनीतिक रूप से विकास हो सके, है ना, उसकी सांस्कृतिक रूप से विकास हो सके, तो वो सब हो नहीं पा रहा था। बाकी जो 14 राज्य थे ना, 14 जो देश था उसको बिल्कुल घुटन महसूस हो रहा था उसमें रह करके, और शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया था अकेला रूस। है तो संघ, शक्तियों को बंटवारा होना चाहिए, सबके पास शक्ति होना चाहिए, 15 के 15 के पास, लेकिन सबसे अधिक शक्ति जमा करके कौन रखा था? सबसे अधिक शक्ति को जो जमा करके रखने वाला जो देश था वो था रूस, क्योंकि सोवियत संघ का जो लीडर था, मेन नेता था, वो था रूस। तो रूस अकेला जमा कर लिया था। संघ नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, नाम था सोवियत संघ, लेकिन संघ नाम का कोई चीज़ दिखता ही नहीं था। तो बाकी जो देश थे उन लोगों को बुरा फील होता था, थोड़ा सा छोटा फील होता था, तो वो लोग बोले कि हम तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे? फिर जब हम लोगों को, मतलब जब हम लोगों को इज्जत ही नहीं मिलना है या बराबर का अधिकार ही नहीं मिलना है, तो क्यों रहेंगे सोवियत संघ के अंदर? वो लोग अपना अलग हो गए। उसके अलावा साम्यवादी दल का प्रभुत्व, वहाँ पे क्या था कि जो रूस था ना, लेनिन वहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे, लेनिन, स्टालिन, ये सारे जो नेता थे ना, ये बिल्कुल जो है वहाँ के बहुत बड़े बड़े नेता थे, और ये शक्तियाँ अपने हाथ में रखना चाहते थे हमेशा। और ये लोग साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करते थे। ये लोग बोलते थे कि हमको क्लासलेस सोसाइटी बनाना, मतलब वर्गहीन समाज बनाना है। वर्गहीन समाज कैसा होना चाहिए? वर्गहीन, उसमें कोई वर्ग ना हो, जात के आधार पे कोई वर्ग, धर्म के आधार पे कोई वर्ग ही ना हो, ऐसा समाज बनाएंगे। रूस वाले का क्या कहना था कि ऐसा समाज बनाएंगे। वहाँ के जो नेता थे, जो लेनिन थे, स्टालिन थे रूस के, वो लोग बोलते थे कि वर्गहीन होने चाहिए समाज, कोई समाज में भेदभाव नहीं, वर्ग नहीं होने चाहिए कि अच्छा कोई अलग कास्ट के, कोई अलग धर्म वाले हैं, या तो गरीब अमीर। उन लोगों को नफरत था गरीब अमीर से। देखिए, उन लोगों का जो विचारधारा था वो था साम्यवादी। बाद में लेकिन ये लोग हिटलर की तरह बिहेव करने लग गया, हिटलर की तरह करने लग गया। बाद में आया तो लेकर के क्या आया कि हम साम्यवादी व्यवस्था को लेकर चलेंगे, हमारे यहाँ कोई भी समाज के कोई भी वर्ग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में लोग क्या किया, अपना पूरा का पूरा शक्ति अपने हाथ में ले लिया। लेनिन, स्टालिन, ये जितने भी वहाँ के नेता थे, ठीक है, तो वो चाहते थे वर्गहीन समाज का स्थापना करने। वर्गहीन समाज रहे जब वहाँ पे कोई जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, कोई अमीर गरीबी ना हो, कोई अलग आधार पे समाज बटा हुआ ना हो, उसको बोलते हैं वर्गहीन समाज। समाज को अलग अलग आधार पे ना बांटना, उसको बोलते हैं वर्गहीन समाज, ठीक है ना। तो साम्यवादी दल का प्रभुत्व बढ़ गया, साम्यवादी दल का जो है वहाँ पे प्रभुत्व बढ़ गया। और साम्यवादी दल कौन थे? मेनली रूस वाले। उसका प्रभुत्व बढ़ गया अपना, तो बाकियों को लगा बुरा, है ना। उसके बाद देखिए, रूसी प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास। बोले ना पहले कि रूस जो है ना लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, है तो संघ वो, लेकिन रूस को बनना था लीडर, बाकियों को बुरा लगा, तो रूसी वाले जो थे अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया वहाँ पे, तो उससे भी उसको बुरा लगा बाकियों को। फिर सत्ता में रूसी मूल के नागरिकों का वर्चस्व बढ़ गया, जो सत्ता में था। देखिए, अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ ही रहे सत्ता में साझेदारी। अगर सत्ता में साझेदारी सबको बराबर ना मिले, हिस्सेदारी बराबर ना मिले, तो होगा क्या? सत्ता में साझेदारी अगर बराबर ना मिले, हिस्सेदारी बराबर ना मिले, तो अंत में जो है बाकी जो इकाइयाँ हैं, बाकी जो अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो देश हैं जो कि एक साथ आए हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन वो टूटेंगे, अपना भड़ास निकालेंगे, और वो मेन जो उनके जो संघ है उससे वो टूट करके बिखर जाएंगे, अपना एक अलग देश बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सत्ता में जो रूसी मूल, मतलब रूस के जो नागरिक थे ना, क्योंकि वहाँ पे टोटल कितने थे? 14 प्लस 1, ये कौन थे? रूस था, और 14 और अलग देश थे, तो टोटल कितने थे? टोटल थे हमारे पास 15, है ना। उसमें से जो रूसी मूल की जो नागरिक थे ना, उसका वर्चस्व था, उसका बोलबाला था। नौकरी करना है या सत्ता में हिस्सेदारी से MP बनना, वहाँ का MLA बनना है, या वहाँ का नेता बनना है, सबसे अधिक कौन रहेगा? रूस देश का रहेगा।
बाकी जो 14 देश के रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे या तो ना के बराबर रहेंगे। तो मनमाना चलने लगा, उसका वर्चस्व बढ़ गया। वर्चस्व मतलब दबदबा, बोलते हैं ना दबदबा था दबदबा ही रहेगा, वही दबदबा। तो ये जो वर्चस्व है, वर्चस्व, तो ये जो वर्चस्व बढ़ गया, ये दबदबा बढ़ गया, पूरा का पूरा दबदबा बढ़ गया उसका। ठीक है, किसका? रूसी मूल के नागरिकों का वर्चस्व बिल्कुल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया, उसका दबदबा बढ़ गया। अब बाकी जो 14 देश के लोग थे वो लोग थोड़ा बुरा फील करने लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से विघटन का जो है ये सारे एक प्रमुख कारण बना। इस कारण से उसकी विघटन हो गई और अन्य राष्ट्रीयताओं को लगा कि उन पर रूसी भाषा एवं संस्कृति थोपी जा रही है। तो देखिए वहाँ पे क्या था, क्योंकि रूस था मेन लीडर, सोवियत संघ का मेन लीडर कौन? तो रूस। बाकी 14 भी देश थे लेकिन उनका नहीं चलता था रूस के सामने। उसका जो रूस का जो भाषा था, जैसे रशियन, रूस का भाषा क्या है? रशियन। उसका संस्कृति क्या है? बिल्कुल अलग है। तो वो जो रूस का भाषा था, उसका संस्कृति था, उसको थोपा जा रहा था अन्य 14 देशों के ऊपर। अगर मान लिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि आपको मगही नहीं बोलना है, खोरठा नहीं बोलना है, भोजपुरी नहीं बोलना है, या आप जो पहनते हैं उस तरह से पहनना नहीं है, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आप रह ही नहीं पाएंगे, आप वो कर ही नहीं पाएंगे। तो उस तरीके से क्या हुआ कि जो अन्य जो राष्ट्रीयताओं के लोग थे, है ना, अन्य राष्ट्रीयताओं के लोग मतलब अन्य देशों के लोग, जो 14 देश के लोग थे ना, उसको लगा बुरा कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, तुम अपना भाषा हम पे थोप रहे हो कि रूस भाषा बोलना है, रूस की संस्कृति अपनानी है, मतलब क्या चल क्या रहा है, आखिरकार क्या चल रहा है। तो बोला कि ठीक है अब ये बहुत हो गया। तो उसके बाद सारे जो देश हैं वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने लगे, स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने लगे और सारे देश धीरे धीरे करके स्वतंत्र हो गए। 25 दिसंबर 1991 को पूर्ण रूप से जो है और लगभग सारे जो पूरी तरह से विघटन हो गया सोवियत यूनियन का, सोवियत संघ का पूरी तरह से विघटन हो गया, कुछ भी वहाँ पे नहीं बचा। अब तो हम लोगों ने क्या देख दिया, विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? शक्तियों का जो विघटन का जो प्रमुख कारण था वो था शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण, शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण पहला। दूसरा क्या था? साम्यवादी दल का प्रभुत्व। किसका प्रभुत्व बढ़ गया? किसका? बोलबाला बढ़ गया, साम्यवादी दल का। उसके अलावा क्या है? रूसी प्रभुत्व, है ना, स्थापित करने का प्रयास किया गया। एकदम रूस मूल के जो नागरिक थे, वहाँ के जो नेता थे, उन्हीं का बोलबाला चलेगा, उन्हीं का सब कुछ चलेगा, ऐसा था। तो सत्ता में जो रूसी मूल के जो नागरिक थे उनका वर्चस्व बढ़ गया, उनका दबदबा बढ़ गया। ठीक है, और अन्य जो राष्ट्रीय के जो लोग थे, अन्य राष्ट्र के लोग, 14 राष्ट्र के लोग, उन पे रूसी भाषा को थोप दिया जाने लगा, उसकी संस्कृति को थोप दिया जाने लगा। रूसी संस्कृति, रूसी भाषा को अन्य देशों पे थोप देने का काम किया जाने लगा, इसलिए इसका हो गया विघटन। तो ये था सोवियत यूनियन का विघटन की कहानी, सोवियत संघ का विघटन की कहानी। स्थापना इंपॉर्टेंट है 1922, विघटन 25 दिसंबर 1991। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसके अलावे वेस्ट इंडीज में संघवाद। तो आप लोग देखें कि वेस्ट इंडीज है कहाँ पे। आप लोग देखे होंगे वो क्रिस गेल, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं सिक्सर किंग। अभी तो चेंज हो गया है, हमारे वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, जिस आप लोगों को पता होगा। तो जहाँ से क्रिस गेल आते हैं, ब्रायन लारा, ये जितने प्लेयर आते हैं क्रिकेट वाले, वो सारे के सारे जो है ना, यहाँ पे कैरिबियन, एक देखिए यहाँ पे एक कैरिबियन सी है, ये है गल्फ ऑफ, ये पहले था गल्फ ऑफ अमेरिका, सॉरी गल्फ ऑफ मैक्सिको था, लेकिन अभी जो है इसको डोनाल्ड ट्रंप जो आया ना, जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो इसको कर दिया गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, सॉरी अमेरिका। ये जो था पहले था गल्फ ऑफ मैक्सिको, लेकिन इसका भी नाम पड़ गया गल्फ ऑफ अमेरिका। नाम क्या पड़ गया इसका? गल्फ ऑफ अमेरिका, इसका नाम पड़ गया गल्फ ऑफ अमेरिका। यहाँ पे है कैरिबियन सी और इधर है अटलांटिक ओशियन। इस साइड अटलांटिक ओशियन है, इस साइड कैरिबियन सी है और यहाँ पे है गल्फ ऑफ अमेरिका। पहले ये क्या था? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इस तीनों के बीच में यहाँ पे कई द्वीप समूह हैं और यही है वेस्ट इंडीज। यही क्या है? वेस्ट इंडीज, इसी को बोलते हैं वेस्ट। तो वेस्ट इंडीज एक कोई छोटा, देखिए इसको जूम करके यहाँ बनाया गया है ना, इसको जूम करके इस पूरे फिगर में डाला गया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबा, है ना, ये बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं, बहुत सारे छोटे छोटे। जमैका आ गया, जहाँ से वो धावक, आप लोग नाम सुने होंगे, जो एकदम तेज धावक है, एक उसैन बोल्ट, जो जमैका का ही है ना, वो जो उसैन बोल्ट है वो जमैका का है, वो जो धावक, तेज धावक, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है। फिर क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ का है। तो ये सारे के सारे वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ ना द्वीपों का एक समूह है, यानी अलग अलग, उनका अलग अलग अपना स्वतंत्र है, देश की तरह है वो अलग अलग। तो वो लोग ने क्या प्लान बनाया कि हम लोग एक साथ रहेंगे। यहाँ पे पहले था अंग्रेजों का शासन, भारत में क्या था? अंग्रेजों का शासन। यहाँ भी था अंग्रेजों का शासन,
भारत भी क्रिकेट खेलता है, ये लोग भी क्रिकेट खेलते हैं। जहाँ जहाँ भी अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज लोग कुछ किए या ना किए, क्रिकेट सिखा के चले गए। तो वेस्ट इंडीज़ भी इसीलिए क्रिकेट का एकदम बड़े बड़े वहाँ पे क्रिकेट के महानुभाव है, एकदम पूरा सब सिक्सर किंग और सब देखते हैं, बॉडी सब चौड़ा चौड़ा सब रहता है उन लोग का, और खेलता भी बहुत बढ़िया है वेस्ट इंडीज़ वाले। उनका दबदबा भी रहा है, अगर 2000 से पहले देखे ना तो क्रिकेट में इनका बहुत ज़्यादा दबदबा था, अभी भले कम है थोड़ा सा। तो ये हो गया वेस्ट इंडीज़, ये अलग अलग द्वीपों का समूह है। तो इन लोग जब अंग्रेजों से जब मुक्त हुए गुलामी से, तो इन लोग प्लान बनाया कि हम लोग छोटे छोटे से द्वीप हैं, छोटे छोटे से द्वीप है ना, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग एक साथ आ जाते हैं, और हमारा जो हमारा जो मुद्रा रहेगा, जैसे हम लोग का मुद्रा क्या है, रुपया है, तो उनका जो मुद्रा रहेगा वो प्लान बनाया कि हम लोग का मुद्रा एक कर देंगे। हम लोग का जो आर्थिक नीति रहेगा पूरे द्वीप समूह का, ये छोटे छोटे से बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, 200 से प्लस द्वीप होगा। मेन जो द्वीप है 20-22 के आसपास है, लेकिन बहुत छोटे छोटे से द्वीप हैं यहाँ पे। तो इन लोगों ने प्लान क्या बनाया कि आर्थिक रूप से हम लोग एक हो जाएंगे, हमारी मुद्रा एक होगी, हमारा जो अर्थव्यवस्था होगा एक कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक होगा, है ना। तो उस तरीके से उन लोग सोचा कि हम लोग एक साथ आएंगे और ये सारे नियम कानून हम लोगों का एक ही जैसा रहेगा। तो उन लोग प्लान बनाया, ठीक है, वेस्ट इंडीज वाले, और उन लोग एक साथ आ गया, संघ बना लिया, तो उसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज का संघवाद। तो वेस्ट इंडीज का संघवाद का स्थापना, अगर कोई पूछे कि वेस्ट इंडीज का संघवाद का स्थापना कब हुआ, तो वेस्ट इंडीज का संघवाद का स्थापना जो हुआ वो हुआ 1958 में। वेस्ट इंडीज वाले अलग अलग जो द्वीप समूह थे वो सारे एक साथ आए, अलग अलग राज्य जो भी थे, अलग अलग देश थे, वो सब एक साथ आ गए। एक साथ आने के बाद 1958 में संघ की स्थापना कर दिए। उन लोगों ने क्या कर दिया, संघ की स्थापना कर दिया, ठीक है। संघ की स्थापना करने के बाद देखिए 58 में स्थापना हुआ, 62 में टूट गया। 58 में संघ को स्थापना किया, उन लोग संघ बना लिया, सब लोग एक साथ आ गया, एक साथ। लेकिन कुछ कारण रहा, जैसे कि वहाँ पे जो केंद्रीय जो शक्ति थी ना, केंद्र जिसके पास मेन शक्ति था बहुत कमजोर था। वहाँ पे जो अलग अलग जो छोटे छोटे से राज्य थे, अलग अलग जो द्वीप थे, उन लोग अपना अलग ही चलाता था। मेन में चलना कुछ और चाहिए, चला कुछ अलग ही रहा है, वो लोग किसी का सुन ही नहीं रहा है, मतलब एकदम पूरा कमजोर टाइप से था संघवाद, जो बहुत ज़्यादा कमजोर था। तो बिखरना पक्का है कि अगर संघवाद ही कमजोर रहेगा तो वो तो बिखरेगा ही ना, थोड़ी ना टिका हुआ रहेगा। तो मतलब कि जो केंद्र था उसका बहुत ही कमजोर था, जो कि पकड़ के रखता सबको, लेकिन नहीं, सब एक दूसरे से बिखर गया। कंपटीशन बहुत तेज हो गया सब में, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम है तो संघवाद में, पूरा का पूरा वेस्ट इंडीज है संघवाद में, एक साथ मिला हुआ है, लेकिन सबको कंपटीशन करना है कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और उस तरीके से देखिए 58 में उसका वो आया अस्तित्व में और 62 में टूट गया। 4 साल के अंदर अंदर इसका हो गया विघटन। वेस्ट इंडीज में संघवाद का विघटन कितने साल में हो गया, 4 साल में। तो अगर देखा जाए इन सबको, अगर ये सारे एग्जाम्पल को हम लोग देखें तो बेस्ट कौन है, बेस्ट तो हमारा भारत ही है, क्योंकि भारत में संघवाद जब से स्टार्ट हुआ अभी तक टूटा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई हम लोग से राज्य टूट के अलग देश बना लिया, हम लोग का कोई राज्य टूट गया अलग देश बना लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कारण क्या था, केंद्रीय सरकार की कमजोरी थी। पहला जो कारण था उसमें संघवाद को टूटने में वो था केंद्रीय सरकार की कमजोरी एवं संघीय इकाइयों की राजनैतिक प्रतिस्पर्धा। जो संघीय इकाई थी, छोटी छोटी जो इकाई थी, जो अलग अलग द्वीप थे, जो एक साथ आकर के संघ बनाया, वेस्ट इंडीज में जो अलग अलग द्वीप थे एक साथ आकर के संघ बनाया, वो लोग है ना, वो लोग क्या करते थे, आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। वो सारे लोग आपस में क्या करते थे, कंपटीशन। जब कंपटीशन करते थे तो कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे को पीछा दिखाने के लिए एक दूसरे का नुकसान भी कर देते थे। तो उससे क्या हुआ, वहाँ का संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था टूट गया, वहाँ का संघ टूट गया, केंद्रीय सरकार कमजोर थे, वहाँ की जो राजनीतिक जो इकाइयाँ थी उसके बीच में कंपटीशन बढ़ गया। उसके कारण से 1962 में फाइनली वो भंग हो गया, वो टूट गया, बिल्कुल बुरी तरह से बिखर गया, ठीक है। वहाँ का संघ कहाँ का, वेस्ट इंडीज़ का। अब उसके आगे देखें तो अब लेकिन क्या हुआ, 1973 में एक और वहाँ पे संधि हुआ कि चलो ठीक है, वो लोग सब मिलकर के फिर से वापस आया कि देखो हम लोग अगर द्वीप में बटे रहेंगे, हम लोग का देखो वेस्ट इंडीज़ में क्या है, छोटे छोटे से द्वीप हैं, अलग अलग रहेगा, कोई भी आगे मारपीट के चला जाएगा। लेकिन अगर ये सारे द्वीप एक साथ रहेंगे, हर चीज़ के मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो किसी का मजाल नहीं है अमेरिका बैठा ऊपर में एक पूरा जाइंट राक्षस की तरह, वो आकर कभी कुछ किसी को बिगाड़ नहीं पाएगा, सब एक साथ रहेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। तो वो लोग क्या बोला, 1973 में एक संधि किया वो लोग, उसको बोलते हैं चीगू आर्यास संधि। चीगू आर्यास संधि, इसको क्या बोलते हैं, चीगू आर्यास संधि, इसको बोलते हैं चीगू आर्यास संधि। ये एक संधि किया गया, उसके द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने
संयुक्त संस्था बनाई। फिर से संयुक्त मतलब क्या, एक साथ एक संस्था का निर्माण किया दोबारा। देखिए 1958 में उसका स्थापना हुआ था संघ का, 1962 में आके टूट गया, वो 1962 में टूट गया। टूटने के बाद फिर से एक चिगु आरयास नाम का एक संधि हुआ 1973 में, है ना, 1973 में। और ये सारे जो प्रायद्वीप थे, ये सारे के सारे जितने भी द्वीप थे, सब फिर से एक साथ आ गया। किस मामले में, तो उन लोग का सुप्रीम कोर्ट रहेगा, वो एक रहेगा। उन लोग का जो मुद्रा प्रणाली रहेगा, पैसे वाला प्रणाली, वो एक रहेगा। उन लोग का जो शासन व्यवस्था रहेगा एक टाइप से रहेगा, है ना, क्योंकि संस्कृति एक जैसा है, एक जगह पे हैं वो लोग, तो इसलिए एक जैसा कर लिया अपना। तो 1973 में चिगु आरयास की संधि हुई थी, जिससे कि सारे जितने भी बिखरे हुए थे वेस्ट इंडीज़ के जो द्वीप समूह, वो सारे एक साथ आ गए वापस। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग जो आगे की टॉपिक है, जो नाइजीरिया का संघवाद है, फिर भारत के बारे में और कुछ भी पढ़ना है संघवाद में, जो छूटा हुआ टॉपिक है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और ये आपको पीपीटी अगर चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। व्हाट्सएप लिंक भी आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से क्लास आपकी ये कंटिन्यू चलेगी। सो थैंक यू सो मच।